Assalamu alaikum students, myself Sayyid Rabeed bin Azam, your physics instructor from V Tuitions. As you all know, V Tuitions is Pakistan's first online free of cost learning platform जहां आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बल्कि उनके साथ उनकी प्रेजेंटेशंस और उनके नोट्स, इंस्ट्रक्टर्स के अपने लिखे हुए नोट्स और इसके अलावा क्विजेस हमारी वेबसाइट पे बासानी मिल जाते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट साइन इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक है www.vtuitions.com। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 एंड कर देंगे। ये इसका 4th लेक्चर है और इसमें हम पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जितने क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है वेक्टर्स के चैप्टर में कि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो न्यूमेरिकल्स कम हैं, 3-4 ही हैं, लेकिन अगर आप ये ठीक से कर लें तो आराम से इसका ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है इस चैप्टर का वो आराम से आपका कवर हो जाएगा। तो ये हम पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें हमें दो फोर्सेस दी हुई हैं, एक का नाम है F1 और दूसरे का नाम है F2, जो कि एक्ट कर रही है ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे एक्ट कर रही है विच इज डिस्प्लेस्ड अलोंग एक डिस्टेंस। ये दिया हुआ है, ये R यहाँ शो कर रहा है डिस्टेंस को। एक डिस्टेंस पे एक मतलब डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसको मूव करवाया। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन अ बॉडी। हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन का जैसे हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, W इक्वल्स टू FD। अच्छा, D, क्योंकि हम FD पढ़ते हैं तो D भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ जस्ट उसको R से शो किया है, बाकी कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये हमारा डेटा है सबसे पहले, जिसमें हमें F1 ये फोर्स 1 दी हुई है, ये फोर्स 2 दी हुई है और उसके बाद ये R दिया हुआ है जो कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में जब स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस बिटवीन बता रहा था उसमें भी ये एग्जांपल दी थी। अच्छा, इसका फॉर्मूला जैसे हमने बोला F.D होता है, तो यहाँ जस्ट D को R से रिप्रेजेंट कर दिया, F.R बन गया इसका फॉर्मूला। और उसके लिए हमें F की भी वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ हमें F1 और F2 दी हुई है, तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स हमें चाहिए। तो उसके लिए हम जस्ट इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, F1 प्लस F2 हो जाएगा। उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हम F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम दोनों फोर्सेस को ऐड करा रहे हैं। तो ये ऐड कुछ इस तरह होगी कि हम यहाँ देख सकते हैं IJ जो कि अगेन लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो IJ जो I वाले पार्ट है वो I वाले पार्ट से प्लस होगा, आई मीन ऐड होगा। वो अगर साइन कन्वेंशन की वजह से माइनस हो रहा हो तो हम माइनस कराएंगे। और J वाला पार्ट J वाले पार्ट से और K से होगा। तो अगेन यहाँ इनको जस्ट इस स्टेप में साथ साथ लिख दिया है। ये 3 आई थे ताकि हमें आसानी रहे। जब हम साथ लिख देते हैं तो गलती की थोड़ी गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि हमें सब साथ ही दिख रहा होता है, वरना हमें ढूंढना पड़ता है कि I वाला पार्ट कहाँ है, J वाला पार्ट कहाँ है। तो इस स्टेप में कोई कैलकुलेशन नहीं की, जस्ट इनको साथ लिख दिया और उसके बाद इनको ऐड कर दिया। ये 3 + 1 4 बन गया, -2 + 6 प्लस का 4 बन गया और 5 + 2 7 बन गया। ये हमारी F की वैल्यू निकल गई। अब हमें W की वैल्यू निकालनी है, जो कि है वर्क डन ऑन द बॉडी। वर्क डन के लिए इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो अगेन मल्टीप्लाई कुछ इस तरह करेंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम इस तरह करते हैं कि अगेन I वाला पार्ट I वाले पार्ट से, J वाला पार्ट J वाले पार्ट से, K वाला पार्ट K वाले पार्ट से, लेकिन इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये जो डॉट है ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है, तो I इंटू आई, J इंटू J और K इंटू K भी हो गया ये। और अगेन हमने जब प्रॉपर्टीज कर रहे थे यूनिट वेक्टर्स की तो हमने पढ़ा था कि I इंटू आई बराबर होता है 1 के, J इंटू J बराबर होता है 1 के और सिमिलरली K इंटू K भी बराबर होता है 1 के। तो हमने जस्ट इसको कैलकुलेट किया, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 4 और 7 इंटू 3 21। तो ये इसका आंसर आ गया। कोई इसमें बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं।
सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, एक दफा अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आराम से ये समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ईयर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी दफा ये रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अक्सर वैल्यूज इस तरह से चेंज होके आ जाता है कि अभी जो ए वेक्टर दिया हुआ है उसको बी कर देते हैं, बी को ए कर देते हैं, बाकी इसमें एज सच कोई चेंजेस नहीं आती हैं। ऐसे ही रिपीट हुआ है ये जब भी हुआ है। तो हमें यहाँ निकालना है यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और बी के। हमें एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो पहले अपना डेटा जिस तरह हम लिखते हैं, जिस तरह सिस्टमेटिकली लिखते हैं इसको, डेटा में ए वेक्टर और बी वेक्टर लिख दिया, और हमें फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जिसको हमने नाम दे दिया सी। और क्योंकि हम यूनिट वेक्टर को ऊपर ये कैप से शो करते हैं तो हमने यहाँ सी कैप लगा दिया। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए हमारी अप्रोच कुछ इस तरह होगी, यहाँ एरो से शो हुआ है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें पहले सी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और सिमिलरली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये जिस तरफ एरो जा रहे हैं हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से चलेंगे, मतलब हम पहले सी वेक्टर निकालेंगे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देन हम यूनिट वेक्टर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले सी वेक्टर निकालने के लिए अगेन सी वेक्टर निकालने के लिए ए क्रॉस बी होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका जनरल फॉर्म बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसकी सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जब हम इसको ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स बना के लिखेंगे, तो इसका आई जे और के यूनिट वेक्टर्स ऊपर आ जाएंगे, और फिर जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, मतलब आई का कोफिशिएंट ए पार्ट में 2 है तो 2 पहले आ गया, यहाँ -6 है -6 आ गया, और -3 है तो -3 आ गया। अगेन सिमिलरली यही काम हम बी के लिए करेंगे, 4 3 एंड यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, और माइनस का साइन है तो -1 आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसको कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम ये आई के लिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हाईलाइट हुआ हुआ है आई। आई के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह से करते हैं हम, कि जो उसकी लाइन में आ रहे होते हैं वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, उन दोनों को हम हटा के, उन दोनों को डिस्कार्ड करके, मतलब उन जो लाइन में वर्टिकल लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे होते हैं उनको डिस्कार्ड करके हम बाकी एलिमेंट्स लिखते हैं। डिस्कार्ड किस तरह करेंगे वो आप कुछ इस तरह करेंगे। यहाँ आप लाइन देख सकते हैं, जो इसकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे हैं उसको हमने हटाया या छुपाया, और उसके अलावा ये जो 4 आ रहे हैं इनको हमने इस फॉर्म में लिख दिया विथ एन आई। आई पहले आया, उसके बाद एक ये छोटा मैट्रिक्स आ गया 2x2 का, जिसमें हम ये चारों लिख देंगे। सिमिलर काम हम करेंगे जे के लिए, लेकिन जे के लिए यही काम करने से पहले एक चीज ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी जे से पहले, क्योंकि ऑल्टरनेट साइंस चलती हैं यहाँ। ऑल्टरनेट मतलब एक प्लस एक माइनस इस तरह चलती है। तो अगेन जे के लिए उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट हमने छुपाया, बाकी जो 4 बचे वो हमने यहाँ लिख दिए कुछ इस तरह। ये देख सकते हैं माइनस की साइन के साथ हमने लिखा है, और यही पूरा काम हम के लिए करेंगे। इसके बाद जो स्टेप है इसमें हमने जस्ट इसको अक्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस द मतलब ऐसे क्रॉसली मल्टीप्लाई किया है। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 आ गया। यहाँ प्लस का 6 क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, और जब हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारी बीच की साइन आएगी इस ब्रैकेट में ये माइनस होती है। तो फिर आपका नेक्स्ट सवाल होगा तो यहाँ प्लस क्यों लिखा हुआ है। प्लस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम इस 3 × 3 को करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, लेकिन इस 3 के साथ साइन है माइनस की, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया। यही काम यहाँ करेंगे, 2 × 1 2 हो गया, 4 × 3 12 हो गया, और यही सिमिलर काम हम यहाँ करेंगे। अच्छा, साइंस का खास ख्याल रखेंगे, साइन की गलती से पूरा सवाल ही ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। बस फिर जस्ट इनको इन ब्रैकेट्स को कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस करना है, उसके बाद आपका सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू के बाद हमें, जैसा हमने ये प्रीवियस स्लाइड में देखा था एरो में, कि सी की वैल्यू के बाद हमें जाना है मैग्नीट्यूड ऑफ सी की तरफ। मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड के भी अक्सर आते हैं, न्यूमेरिकल्स में नहीं आता ये, लेकिन एमसीक्यूज में आता है, तो इसकी भी आपकी साथ साथ कवर हो जाएगा।
तो इसको भी और से देखें, बहुत इजी है। जस्ट जो सी की वैल्यूज आई हैं उनको, उनके कोफिशिएंट को, आई पार्ट, जे पार्ट और के पार्ट के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके और ऐड करके हमें निकालना है। स्क्वायर करके ऐड करना है और अंडर रूट में लेना है। तो जस्ट ये जब हमने किया तो इसका आंसर हमें आया 1225, अंडर रूट 1225। जब हम 1225 कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसका आंसर वी नो 35 आएगा। कैलकुलेट करना है जस्ट इसको। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है जो मैं इसी में सही कर देता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आना चाहिए था ये प्लस। जिसकी वजह ये है कि इसके फॉर्मूले में ऐसे ऐड ही होते हैं सारे, और सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स ऐसे ब्रैकेट में जैसे लिखे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें कि 10 का कोफिशिएंट क्या है, आई मीन जे का कोफिशिएंट क्या है, -10 है। तो यहाँ पे आना चाहिए -10। और एक और बात कि क्योंकि इन सबके ऊपर स्क्वायर्स हैं, तो वी नो कि जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसकी नेगेटिव साइन कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव में। क्योंकि -10 मल्टीप्लाइड बाय -10, माइनस माइनस भी तो प्लस हो जाएगा, 10 10 100 होगा जब। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमारा काम हो गया था। इसके बाद यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की तरफ जब हम जाएंगे, यूनिट वेक्टर का ये सिंपल फॉर्मूला है कि सी का वेक्टर डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड। इसीलिए हमें वेक्टर सी का और मैग्नीट्यूड निकालने की पहले जरूरत थी, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूले में ही हमें ये दोनों चीजें चाहिए। जब इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यूनिट वेक्टर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो जस्ट ये वेक्टर सी का लिखा हमने ऊपर, और नीचे जो यूनिट वेक्टर की 35 वैल्यू है ये लिखा। इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, इस 35 को इन सब के साथ अलग अलग नीचे लिख दिया। और अगेन सिंपल मैथमेटिक्स, 5 के टेबल से डिवाइड करवाया, 5 7 35 और 5 3 15। तो ये दोनों कैंसिल हुए, 3/7 आ गया। यहाँ पे सिमिलरली 2/7 आ गया, और यहाँ पे सिमिलरली 6/7। तो ये जस्ट हमारा यूनिट वेक्टर का आंसर हो गया। एक चीज और, यहाँ पे कैप आना है, तो जस्ट इसको देख लिएगा। बाकी कैप नहीं भी लगाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इस सच। अगर आप वहां पीछे लिख ही रहे हैं यूनिट वेक्टर, हम ये यूनिट वेक्टर के लिए ही कर रहे हैं सारी कैलकुलेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहे हैं कि इफ द वेक्टर ए, यहाँ में वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि है वेक्टर बी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर जैसे मैंने बताया था, अगेन 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो परपेंडिकुलर है। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए। ये वैल्यू ऑफ ए क्या है? यहाँ आप अगर देखें, ए वेक्टर के अंदर आई पार्ट का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, उसका कोफिशिएंट में ए लिखा हुआ है। अगेन बी पार्ट में जे में ए लिखा हुआ है। तो हमें इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चलते हैं। ओके, सो हम क्वेश्चन में हमें हमें पता चला कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमें परपेंडिकुलर की कोई भी कंडीशन लगा देनी है, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट थोड़ा इजी होता है सॉल्व करना, तो हम डॉट प्रोडक्ट से करेंगे इसको। और जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने देखा था प्रॉपर्टीज में इसकी कि ए डॉट बी इक्वल होता है 0 के। क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, और क्योंकि इस पे कॉस का फंक्शन लगता है तो cos 90 इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये 0 के इक्वल होता है। अगेन जस्ट हमने a डॉट बी की वैल्यूज लिखी हैं, और इसको सिमिलरली जैसे हमने लास्ट उसमें किया था कैलकुलेट, लास्ट न्यूमेरिकल में, सिमिलरली हमने इसको आई वाले पार्ट को आई वाले पार्ट से मल्टीप्लाई किया, जे वाले पार्ट को जे वाले पार्ट से, और के वाले पार्ट को के वाले पार्ट से। यहाँ आई जे के को भी मल्टीप्लाई करवाया है, और उसकी वैल्यू जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा 1 के इक्वल होती है, तो वो लिखी नहीं है 1। तो यहाँ a की वैल्यू आई, और यहाँ पे भी a प्लस ए आया, और ये k वाले पार्ट में -2 आया। जस्ट हमने क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक जगह इंडिपेंडेंट करना होता है। तो हमने
ये a प्लस ए करवाया 2a आ गया, और इस -2 को हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले गए जो कि बन गया +2, और फिर ये 2 यहाँ डिवाइड हुआ तो a की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जस्ट इसको स्टार्ट सही लेना है, इसका स्टार्ट कुछ इस तरह से होगा। स्टार्ट की अप्रोच सही रखनी है, a डॉट बी से स्टार्ट करें इसका, और परपेंडिकुलर की कंडीशन इसमें अप्लाई कर दें, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, सो ये है अगला न्यूमेरिकल जिसमें कह रहे हैं 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर फॉर्म बाय वेक्टर a एंड b। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और हमें कह रहे हैं एरिया ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b निकालना है हमें इसमें भी। नहीं, अगेन एक कंफ्यूजन इसमें भी। ये था हमारा क्वेश्चन, और हमें क्वेश्चन में यहाँ निकालना है, जैसा आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं ट्राइंगल बना हुआ है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका कुछ इस तरह से समझें आप कि ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने पैरेललोग्राम की एक वो की थी, डेरिवेशन की थी हमने पैरेललोग्राम की, जिसमें हमने एरिया का उसका देखा था सारा, कि एरिया किस तरह पैरेललोग्राम का बनता है एंड एवरीथिंग। तो चलते हैं इसको समझने की तरफ। हमें अगर एरिया निकालना है ट्राइंगल का तो उसकी अप्रोच कुछ इस तरह रखेंगे हम, कि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी, और उसके उससे भी पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो हम अगर सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी के बाद हम मैग्नीट्यूड पे जाएंगे, और मैग्नीट्यूड के बाद हम जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैग्नीट्यूड, ये ए क्रॉस बी तो हमने यूज किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, तो बिल्कुल इसीलिए यहाँ पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। पैरेललोग्राम ड्रॉ करने का मकसद था कि ये समझाया जाए कि किस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की ही मदद से। तो अगर ये पैरेललोग्राम को हम कट इन हाफ कर दें, हाफ में कट कर दें, तो ये आप देख सकते हैं कि दो हमारे पास ट्राइंगल्स बन जाएंगे, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। तो सिमिलरली इसका फॉर्मूला क्या क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जस्ट हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले के साथ यहाँ हाफ मतलब 1/2 लगा देना। तो इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। ये हमारा डेटा था, हमने यहाँ हाफ की कंडीशन लगाई, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन क्रॉस प्रोडक्ट का वही मेथड, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला। अच्छा, ये सब क्यों निकाला, एक दफा फिर ये बात रिवाइज करवाता हूँ कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जरूरी था कि पहले ए क्रॉस बी निकालें और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालें, फिर उसी को हाफ करके हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकाला हमने सबसे पहले, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाला, जस्ट उसको अंडर रूट लेकर सारी वैल्यूज को, सारे कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके उनको ऐड करवा दिया, जिस तरह लास्ट हमने न्यूमेरिकल में किया था। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया 39.693, और जस्ट उसको हाफ करवा दिया, जो कि 35.693 का हाफ 17.847 बन गया। स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ जस्ट हमने इसको स्क्वायर यूनिट्स में इसका यूनिट लिख दिया, क्योंकि हमें कोई यूनिट नहीं भी लिखते तो कोई, क्योंकि हमें यूनिट यहाँ गिवन नहीं है, तो हम कोई यूनिट नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। इनकी ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको मिल जाएगी, इसकी लिंक, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट न्यूमेरिकल और जो एक और बड़ा न्यूमेरिकल था वो तो एक स्लाइड में नहीं हो पाया कवर, लेकिन लास्ट न्यूमेरिकल मैंने ये वाला पूरा एक स्लाइड में कवर किया है, ताकि आप इजिली इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और अपनी प्रैक्टिस इजिली कर सकें।
ये कम है न्यूमेरिकल्स, 3-4 ही है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। असल में इन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो पार्ट है ना, आपको हर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जो अंदर पार्ट्स हैं वो अगर न्यूमेरिकल्स में ना आए तो वो एमसीक्यूज में अक्सर आ जाते हैं। जिस तरह आपको एक वेक्टर दे दिया जाए और उसका मैग्नीट्यूड निकालने को दे दें, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो जस्ट इन माइंड ही आप कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और मुश्किल नहीं लगा होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अ, हमारी वेबसाइट पे भी साइन इन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और वहाँ जाके आप क्विजेस वगैरह सॉल्व कर सकें, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।